हेलो स्टूडेंट। अब हम अपना अगला जो हमारा मानचित्र है वो देखते हैं। अगला मानचित्र हमारा है विश्व जनसंख्या का औसत लिंगानुपात। ठीक है, विश्व जनसंख्या की अगर हम औसत लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। ठीक है, जैसे कि हमने अपने भारत के लिंगानुपात का भी अध्ययन कर चुके हैं हम अपने चैप्टर में। तो जैसे भारत का लिंगानुपात है उसी प्रकार से जो विश्व का औसत लिंगानुपात है, विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। जैसे भारत में हम अध्ययन करते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, अपनी 940 स्त्रियां। इसी प्रकार से जो विश्व का औसत लिंगानुपात है वो कितना है? प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। तो इसमें अगर हम बात करें आगे कि उच्चतम लिंगानुपात की, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में उच्च लिंगानुपात या उच्चतम लिंगानुपात किस जगह का है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। लैटविया। लैटविया एक जगह है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लिंगानुपात में अगर हम बात करते हैं तो लैटविया का सबसे ज़्यादा है। और इसमें भी आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके बाद अगर हम इसमें देखें कि न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर आता है? इस जगह पर। तो ये भी बहुत आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि लैटविया कहाँ पर आता है। ये जो जगह है वो है कौन सी? लैटविया। इसी प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि संयुक्त अरब अमीरात किस जगह पर आ रहा है और लैटविया किस जगह पर आ रहा है। तो उच्चतम लिंगानुपात वाला देश जिसपे प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है वो है लैटविया। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश जहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है वो जगह है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें ये देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या का जो औसत लिंगानुपात है वो क्या है। इसके बाद में अब हम आगे अपना अगला मानचित्र देखते हैं। जो अगला मानचित्र है हमारा वो है उच्चतम एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले महाद्वीप। जो हमने बात करी थी वो किसकी बात करी थी? देशों के बारे में, कि भाई उच्चतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो देश हैं वो कौन से हैं। तो एक लैटविया है और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात है। इसी प्रकार से अगर हम महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करें तो महाद्वीपों में उच्चतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है। और यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जैसे रूस के अंदर है। इसके अलावा भी कई यहाँ पर छोटे छोटे देश है यूरोप महाद्वीप में जहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब यहाँ लिंगानुपात उच्च होने का कारण है कि अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण भाई यहाँ से मोस्टली जो पुरुष है वो क्या कर गए? उत्प्रवास कर गए। मतलब कि किसी दूसरी जगह पर या किसी दूसरे स्थान पर यहाँ से चले गए। अधिकांशतः पुरुष, मतलब जो अधिकतर पुरुष है वो यूरोप महाद्वीप से किसी अन्यत्र जगह क्या कर गए? प्रवास कर गए। तो इस वजह से अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण यूरोप का जो लिंगानुपात है वो कैसा है? उच्च है। भाई उच्च लिंगानुपात का मतलब क्या है? कि जहाँ पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो तो वहाँ का लिंगानुपात कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ से अत्यधिक पुरुष क्या कर गए हैं? यहाँ से उत्प्रवास कर गए, यहाँ से अन्यत्र चले गए। इसके बाद में अगर हम देखें कि निम्न लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है तो वो है एशिया। एशिया महाद्वीप का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। अब इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? जैसे संयुक्त सऊदी अरब है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन। ये जो देश हैं इन देशों के अंदर
क्या है, लिंगानुपात कम है। और ये सभी देश किस महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में। हम सभी स्टार्टिंग हमने जो हमारा लास्ट वीडियो बनाया था, उस लास्ट वीडियो में हमने सभी ने अच्छे से, बहुत अच्छे से महाद्वीपों का अध्ययन कर लिया है, ठीक है, कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। तो इस वजह से आपको जब महाद्वीप मालूम चलेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा देश किस महाद्वीप के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्चतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप। न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। ठीक है, आपसे पूछा जाता है उच्चतम लिंगानुपात वाला देश, तो लैटविया। न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश आपका आ जाएगा सऊदी अरब अमीरात। तो ये आपका क्लियर है। देश और महाद्वीप में आपको अंतर याद रखना है। देश पूछे जाते हैं तो आपको देश बताने हैं, महाद्वीप पूछे जाते हैं तो आपको महाद्वीप बताने हैं। ठीक है, ये हमने जनसंख्या वितरण के अंदर भी पढ़ा था। देशों की चर्चा अलग की थी, महाद्वीपों की चर्चा अलग की थी। और आपको इन सब की स्थिति बहुत अच्छे से देखनी है, क्योंकि आपसे ये सभी स्थिति वाइज पूछे जा सकते हैं, आपके मैप में पूछे जा सकते हैं कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम अपना अगले मानचित्र पे चलते हैं। अगर हम अपने अगले मानचित्र को देखें तो ये हमारा अगला मानचित्र, इसमें मैंने कुछ देशों का अंकन कर रखा है। ठीक है, तो इन देशों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। भाई आपसे पूछा जा सकता है, कई प्रकार के जो देश हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कनाडा कहाँ पर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है, ठीक है, ब्राज़ील कहाँ पर है, फिनलैंड कहाँ पर है, नेपाल कहाँ पर है, जिम्बाब्वे कहाँ पर है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये मैंने इसमें कुछ देश अंकन कर रखे हैं, ये आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका पूरा ये महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप में कई देश भी आते हैं, तो इस महाद्वीप में कौन कौन से देश, जैसे यहाँ पे कनाडा है आपका, ठीक है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको बॉर्डर दिख रही है, ये इधर की जो बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर दिख रही है, ये कनाडा को बनाती है। ठीक है, ये कनाडा आपका इसके अंदर अंदर आ जाता है। इस तरफ की जो जगह है ये अलास्का है, ये वाली जो जगह है ये कौन सा है, अलास्का। इसको आपको आगे और हम अच्छे से आपको कई और भी चीज़ें दिखाएंगे तो उसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका अलास्का। लेकिन ये जो आपका अंदर वाला जो बॉर्डर का अंदर का जो भाग है ये है कनाडा। इसी प्रकार से ये एक नीचे वाली बॉर्डर दिख रही है आपको, एक ऊपर वाली दिख रही है, और इन दोनों बॉर्डर के बीच में जो जगह है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर है मैक्सिको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए पूरा एक जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कई देश आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे ये पूरा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये कई छोटे छोटे अंदर आने वाले देश हैं, जिसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे मैंने कई देशों के बारे में हर टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको टॉपिक वाइज अच्छे से उसको पता चल जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो ब्राज़ील को अगर हम देखें तो इसमें मैंने दर्शा रखा है ब्राज़ील। यहाँ पर ये कौन सा देश आ रहा है आपका, ब्राज़ील। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है कि ये जो बॉर्डर आपकी बन रही है ये कौन से देश की बन रही है, ब्राज़ील की बन रही है। इसके बाद में अगला है हमारा, अब जैसे ये वाला जो पूरा आपका महाद्वीप है ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, हमने महाद्वीपों के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ पर जो आपकी ये जगह आ रही है, ये जो जगह आ रही है, ठीक है, ये आपकी कौन सी जगह है, जिम्बाब्वे। तो आपसे पूछा जा सकता है जिम्बाब्वे कहाँ पर है, तो हमें पता होना चाहिए ये आपका है भारत देश। ठीक है, और इस भारत देश के यहाँ पर इधर जो आपकी जगह या देश आ रहा है वो कौन सा है, नेपाल। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला आपका यूरोप का भाग है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है, अब उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आपका जो ये वाला भाग है, ये वाली जो जगह है, ये वाला जो देश है वो कौन सा है, फिनलैंड। तो हमको पता होना चाहिए कि कनाडा कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, नेपाल और फिनलैंड। और इसी में आपका यहाँ पर ये जो जगह दिखाई दे रही है ये कौन सी है, न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से इन सभी देशों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि कई देश पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान से देखना है। अब हम अपना अगला मानचित्र पे चलते हैं। अगला हमारा जो मानचित्र है वो अपने जनांकी की संक्रमण अवस्था से संबंधित है। ठीक है,
हम सभी ने जनांकिकी संक्रमण अवस्था के बारे में अध्ययन किया है। तो जनांकिकी संक्रमण अवस्था जिसके अंदर 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अब इन तीनों अवस्थाओं को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने देखा है आपको प्रथम अवस्था, ठीक है। प्रथम अवस्था अगर आप देखें तो मैंने इसको ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है, ठीक है। प्रथम अवस्था को मैंने कौन से कलर से मेंशन कर रखा है? ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है। तो जब मैंने ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है तो ब्लू कलर के अंदर कौन सा क्षेत्र विशेष आ रहा है? बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी। भाई जो आपका यहाँ पर एक जगह है, इस जगह पर भारत के आपके उत्तर पूर्व में एक जगह आता है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी ये सभी जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में आते हैं। प्रथम अवस्था का मतलब है जहाँ पर कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसी होती है? उच्च होती है। भाई जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। जहाँ पर जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कैसी रहे? उच्च रहे। ये जनांकिकी संक्रमण की कैसी अवस्था होती है? प्रथम अवस्था, जहाँ पर जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कैसी रहे? उच्च रहे, ठीक है। तो इसमें आने वाले देश कौन कौन से, ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद में हम अपनी इसमें दूसरी अवस्था देखते हैं। दूसरी अवस्था को मैंने इसमें आपको अच्छे से दर्शा रखा है पर्पल कलर से, ठीक है। दूसरी अवस्था को पर्पल कलर से दिखा हुआ है और इसमें आने वाले जो देश है वो कौन कौन से हैं? जैसे पेरू है, केन्या है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये जो आपका देश दिख रहा है ये कौन सा है? श्रीलंका। यहाँ पर आपकी एक जगह आती है अफ्रीका महाद्वीप में जिसका है केन्या। यहाँ पर आपकी दक्षिणी अमेरिका में एक जगह आती है जिसका नाम है पेरू, ठीक है। तो पेरू, केन्या, श्रीलंका ये जो देश है ये जनांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या होता है? जन्म दर तो ऊंची बनी हुई रहती है। जन्म दर कैसी बनी हुई रहती है? उच्च बनी हुई रहती है। लेकिन मृत्यु दर समय के साथ साथ कैसी होती जाती है? घटती जाती है। जन्म दर उच्च रहती है लेकिन मृत्यु दर जो है वो समय के साथ साथ कैसी होती है? घटती जाती है, घटती जाती है। तो यह हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जनांकिकी संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है उसमें कौन से देश आते हैं और जनांकिकी संक्रमण की जो द्वितीय अवस्था है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। इसके बाद में हम अगला इसमें देखते हैं अपना तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था को मैंने येलो कलर से मेंशन कर रखा है और तृतीय अवस्था के अंतर आने वाले जो देश हैं उनमें आपका जैसे इसमें मैंने दर्शा रखा है, यहाँ पे कनाडा है, ये यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और यहाँ पर ये जापान है, ठीक है। तो जनांकिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है? जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कैसी हो जाती है? कम हो जाती है या निम्न हो जाती है, न्यून हो जाती है। जिन देशों में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है वो देश आपके जनांकिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत जनांकिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था में है तो हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि भारत जनांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था के अंतर्गत इसके अकॉर्डिंग जो भारत है इसमें 3 अवस्थाएं दे रखी है आपकी। तो इन 3 अवस्थाओं में जो भारत है वो जनांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था में दूसरी अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इन तीनों कलर्स में जनांकिकी संक्रमण की जो अवस्थाएं मेंशन कर रखी है उन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश हैं उन तीनों देश की स्थिति आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसके माध्यम से अगर आपका कोई सा भी देश आपसे मानचित्र में पूछा जाता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं और इसमें आपको साथ ही साथ आपका एक बार का अच्छे से बहुत अच्छे से हर चीज़ आपको एक साथ मालूम चल जाएगी कि मानचित्र के माध्यम से हमें कैसे पढ़ना होता है, किस प्रकार से हम मानचित्र के माध्यम से अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंतर्गत अपना अगला मानचित्र लेते हैं। अगले मानचित्र पर अगर हम चलें तो ये आप देखेंगे इसके अंदर हम देखते हैं भोजन संग्रह, ठीक है। हम सभी ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं पढ़ी है, ठीक है।
अब जो हमारी प्राथमिक क्रिया है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं। भाई प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या चीज़ आती है? ऐसी चीज़ें जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो रही है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त हो रही है, वो सभी हमारी प्राथमिक क्रियाओं में आ जाती हैं। और जो चीज़ें हमारी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर आ जाती है, उसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है भोजन संग्रह। भाई प्राथमिक में क्या क्या चीज़ें आती है? आखेट आता है, मतलब शिकार करना। भोजन संग्रह करना आता है, मतलब कि खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना। ठीक है, पशुचारण आ जाता है, कृषि आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्रिया है जो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रही हैं। अब इसमें हम सबसे पहले भोजन संग्रह की अगर हम बात करें, तो भोजन संग्रह मतलब खाद्य संग्रहण के दो क्षेत्र हैं। खाद्य संग्रहण के दो क्षेत्र हैं। विश्व के दो भागों से खाद्य संग्रह किया जा सकता है, जिसमें एक आता है आपका उच्च अक्षांश का क्षेत्र और दूसरा आता है निम्न अक्षांश के क्षेत्र। ठीक है, इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि भोजन संग्रह के उच्च अक्षांश के क्षेत्र और निम्न अक्षांश के क्षेत्र। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं उच्च अक्षांश के क्षेत्र। आप देखेंगे कि जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं उनको मैंने ग्रीन कलर से मेंशन कर रखा है। ठीक है, जो ग्रीन कलर है उनसे मेंशन कर रखा है उच्च अक्षांश के क्षेत्र। तो आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो उत्तरी कनाडा है, ये पूरा उत्तरी कनाडा, ठीक है, ये पूरा ऊपर वाला भाग उत्तरी कनाडा है, ये पूरा ऊपर वाला भाग उत्तरी यूरेशिया। यूरेशिया मतलब हो जाएगा यूरोप और एशिया का मेल। यहाँ पर आपका यूरोप महाद्वीप, हमने शुरुआत में ही महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम, और यहाँ पर आपका ये एशिया महाद्वीप। तो एशिया और यूरोप का जो मेल है वो हो जाएगा यूरेशिया, और यूरेशिया के अंदर आपके आ जाएगा उत्तरी यूरेशिया। तो उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी कनाडा, और उसके बाद है यहाँ पर आपका ये दक्षिणी अमेरिका में इधर की तरफ जो बिल्कुल दक्षिण वाला भाग, मतलब चिली, चिली है, चिली का बिल्कुल दक्षिण वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा? दक्षिणी चिली। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये भोजन संग्रह के उच्च अक्षांश के क्षेत्र है। भाई हम सभी को पता है ये हमारी है भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो ये आपकी नीचे आ जाती है कर्क रेखा, ठीक है, सॉरी मकर रेखा। उसके बाद नीचे आपके अक्षांश क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी हमारे अक्षांश क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जैसे आपके यहाँ पर अगर 30 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, फिर यह 90 डिग्री है। तो ये हमारे अक्षांश क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो अक्षांश आपके जब उत्तर और दक्षिण की तरफ जो बढ़ते जाते हैं, तो ऊपर वाले जो अक्षांश है ये क्या कहलाते हैं? उच्च अक्षांश। यहाँ पर सबसे नीचे वाले अक्षांश है उच्च अक्षांश। भाई आप देखेंगे बीच में 0 डिग्री है, आप इससे बहुत ध्यान से एक बार हम वापस से समझते हैं। जैसे ये बीच में आपकी क्या है? 0 डिग्री, ये बीच में 0 डिग्री है। यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी 30 डिग्री के लगभग है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए इधर आपकी ऊपर उत्तर की तरफ ये आपकी 30 डिग्री के समथिंग है। ठीक है, फिर ये इधर आपकी 60 डिग्री के लगभग आ गया, और यहाँ पर आपका ये लगभग 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका ये 60 डिग्री आ गया लगभग, और यहाँ पर आपका लगभग आ गया 90 डिग्री। तो हम इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि आप देखेंगे ये आपका उच्च अक्षांश है, ये आपके उच्च अक्षांश है, और बीच में आपके क्या है? निम्न अक्षांश। मतलब बीच में हम निम्न अक्षांशों के बारे में देखेंगे, और उत्तर और दक्षिण, पूरा उत्तर और पूरा दक्षिण की तरफ हमें उच्च अक्षांश दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए उच्च अक्षांश क्या होता है और निम्न अक्षांश क्या होता है। तो उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी कनाडा और दक्षिणी चिली आ जाएंगे। कि अगर भोजन संग्रह के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनके जो दो भाग हैं उसमें ये उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं। इसके बाद हम दूसरे शब्दों के अंदर अगर हम निम्न अक्षांश की बात करें, तो निम्न अक्षांश में आप देखेंगे कि निम्न अक्षांश में आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे अमेजन बेसिन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया मतलब ये वाला जो भाग है आपका, ये जो भाग है कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश किस में आ जाते हैं? भोजन संग्रह के अंतर आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका ये भोजन संग्रह के अंदर आ जाएगा, ये भोजन संग्रह का निम्न अक्षांश के क्षेत्र, और अमेजन बेसिन भी निम्न अक्षांश के क्षेत्र।
तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि निम्न अक्षांश के क्षेत्र कौन कौन से हैं और उच्च अक्षांश के क्षेत्र कौन कौन से। तो ये हमने पढ़ा अपना भोजन संग्रह के अंदर, ठीक है। भोजन संग्रहण या हम कह सकते हैं खाद्य संग्रहण, जो एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको ये जो जगह हैं विश्व के मानचित्र में बहुत अच्छे से याद रखनी है। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश, ये सभी जगह आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब अगले मानचित्र पर हम चलते हैं। अपना अगला मानचित्र हम इसमें देखते हैं जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, ठीक है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम अगर बात करें, अध्ययन करें, तो इसमें भी कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। आदिमकालीन मतलब जो पुराने तरीके से जो परंपरागत तरीके से जो कृषि की जाती थी, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता था, आप सभी देख सकते हैं, जो ये जो बीच वाला जो आपका क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। हम सभी ने पढ़ा है कि ये आपका है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे दक्षिण में यहाँ पर आपका है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये सभी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, कि कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा और आपके 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण में, ये शीत कटिबंध में आता है। तो इस प्रकार से हम सभी को पता है जो बीच वाला क्षेत्र ये उष्ण कटिबंध के अंतर आता है। तो मोस्टली जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है वो कहाँ की जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको अच्छे से इसमें ध्यान से देखना है और समझना है कि आपका जो दक्षिणी मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है, दक्षिणी मध्य अमेरिका मतलब ये वाला जो भाग है, दक्षिणी मध्य अमेरिका का भाग किस में आता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र में। अफ्रीका वाला भाग आता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग आता है। यहाँ पे किस प्रकार की कृषि की जाती है, आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसको हम स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब स्थानांतरणशील कृषि को कई अलग अलग नामों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, मतलब हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अगला हम अब मानचित्र देखते हैं इसमें कि स्थानांतरणशील कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है विभिन्न जगहों पर। तो आप इस मानचित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपको इसमें कुछ जगह दिखाई रही हैं, ठीक है। और उन जगह विशेष पर स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य आते हैं, वहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि को हम झूमिंग कहते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वालरा कहते हैं। अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे, ठीक है। राजस्थान में वालरा कहते हैं। तो हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर इसे झूमिंग कहते हैं। वियतनाम, यहाँ पर आपकी एक जगह आती है जिसको है वियतनाम, उस वियतनाम में स्थानांतरणशील कृषि को रे कहते हैं। यहाँ पर आपकी जो जगह है मलेशिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक क्षेत्र ये इंडोनेशिया, ठीक है। ये इधर मलेशिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं लदांग, ठीक है। भारत के नीचे यहाँ पर आपका क्या है, श्रीलंका। भारत के नीचे ये है श्रीलंका, और श्रीलंका में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं चेना। इसके बाद में ये है आपका इधर मैक्सिको, ठीक है, और ये है आपका इधर मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं मिल्पा। तो इस प्रकार से स्थानांतरणशील कृषि को भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आपको हर क्षेत्र विशेष की स्थिति
और हर क्षेत्र विशेष में किस किस नाम से जाना जाता है ये आपको बहुत अच्छे से इस मानचित्र में देखना है और उसे अच्छे से समझना है, क्योंकि आपसे ये देश पूछे जा सकते हैं, आपसे इन देशों की स्थिति पूछी जा सकती है, आपसे इन देशों में स्थानांतरणशील कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इनसे संबंधित आपके कई छोटे बड़े ऑब्जेक्टिव टाइप पुलिंदा ब्लैंक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इन्हें ध्यान में रखना है। अगला हम अपना मानचित्र देखते हैं। इसमें जो हमारा अगला मानचित्र है वो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि पे। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है उत्तरी चीन कहाँ पर आएगा। मैंने पॉइंट लगा रखे हैं, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसमें कि उत्तरी चीन कहाँ पर है। ठीक है, भारत का सिंधु गंगा का जो मैदान है वो कहाँ पर आ रहा है, उत्तरी कोरिया किस जगह पे आ रहा है, यहाँ पर आपका उत्तरी जापान आ रहा है। तो ये आप बहुत अच्छे से इसमें मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि उत्तरी चीन, भारत के सिंधु गंगा का मैदान, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, ये सभी जो है वो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम अपना जो अगला मानचित्र है उसमें अब हम अपना आगे अगले मानचित्र पे चलते हैं। अगला मानचित्र है हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग क्षेत्र विशेष में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाले जो जगह पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है से, तो यहाँ पर यूरेशिया में इसे स्टेपीज नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि यूरेशिया में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, जिसको हम स्टेपीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंतर इसको प्रेरी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका में से प्रेरीज कहते हैं। अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान। न्यूजीलैंड की क्या है, कैंटरबरी के मैदान। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में हमें ध्यान होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है, प्रेरीज। यूरेशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और इस मानचित्र को बहुत अच्छे से ध्यान में बैठाना है, क्योंकि आपसे ये मानचित्र के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपके दे दिया जाए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र दर्शाइए, या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र कौन कौन से, और आपके 4-5 नाम दे दिए जाए, वेल्स, पंपास, प्रेरीज, डाउन्स, स्टेपीज। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि डाउन्स कहाँ पर है, कहाँ पे डाउन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका में। पंपास कहाँ पर, अर्जेंटीना में। प्रेरीज कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में। स्टेपीज कहाँ पर, यूरेशिया में। ठीक है, कैंटरबरी के मैदान कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस क्षेत्र विशेष में किस जगह पे क्या कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फिर हम उस जगह को मेंशन कर पाएंगे अपने विश्व के मानचित्र में, तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम अपना अगला मानचित्र लेते हैं। जो अगला मानचित्र है हमारा वो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र। अब भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई बार आपका प्रश्न बन जाता है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, या भूमध्य सागरीय वाला जो हिस्सा है वो कौन कौन सा है, कई बार प्रश्न बनता है। अब इसमें भूमध्य सागरीय कृषि में हम देखें तो भूमध्य सागरीय कृषि की हम बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे दक्षिणी कैलिफोर्निया, ठीक है, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये जो वाला भाग है ये कौन सा है, कैलिफोर्निया। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। मध्यवर्ती चिली, ये पूरी चिली, इस चिली का
ये जो मध्यवर्ती भाग है ये आपका भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा इधर हम भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है इसको अच्छे से देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये आपका भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के जो आसपास के क्षेत्र हैं ये सभी भी किस में आ जाएंगे, आपके भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में। ट्यूनीशिया, ये जो आपकी जगह है ट्यूनीशिया, ये भी आ जाएगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र। दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, भाई दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके किस में आ जाएंगे, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में। तो हमें इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र आपके कई बार प्रश्न बनता है, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, या भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है, जहाँ पर भी फलों की फूलों की कृषि की जाती है, फल फूलों आदि की कृषि की जाती है, वो किस में आ जाते हैं, आप में भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को, इन सभी देशों को, इन सभी जगहों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है कि कौन सी जगह कहाँ पर आ रही है। इसके बाद में हम इसमें अगला देखेंगे अपना जो हमारा अगला मानचित्र है, अगला कृषि क्षेत्र, हम अगला विश्व का जो हमारा मानचित्र है, अगला मैप, इसमें हम देखते हैं रोपण कृषि क्षेत्र। रोपण कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये कई देश दिखा रखे हैं इसमें, जैसे कि स्पेन, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस है, ये हॉलैंड है, ब्रिटेन है, तो ये ब्राज़ील है, यहाँ पे ये श्रीलंका, भारत, इधर ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये फिलीपींस, ठीक है। ये सभी आपको देश इसमें बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखा रखे हैं। ये सभी रोपण कृषि के क्षेत्र हैं। ये रोपण कृषि क्षेत्र की कई जगह जहाँ पर कि कई आपके इन देशों की सहायता से या सहायता से यहाँ पर क्या है, आपकी कौन सी कृषि की जाती है, रोपण कृषि की जाती है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि आपका जो फ्रांस वासी है उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको की पौध लगाई थी। ब्रिटेन वासी ने भारत और लंका में चाय के बागान लगाए। मलेशिया में रबड़ के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग विकसित किए। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि किसने की, हॉलैंड वासियों ने की, ठीक है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, और वो किसके नियंत्रण में है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये देश कहाँ कहाँ पर आते हैं और किन के द्वारा लगाए गए, भाई कौन से देश के किन वासियों ने इनको कहाँ कहाँ लगाया। भाई फ्रांस वासी की अगर हम बात करें तो फ्रांस वासी ने कहाँ पे लगाई, पश्चिमी अफ्रीका के अंदर, ये पश्चिमी अफ्रीका है, तो पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांस वासी ने कॉफ़ी कोको की लगाई, ठीक है। ब्रिटेन वासी जो है उन्होंने कहाँ पर पौध लगाई है, एक तो भारत और लंका में लगाई है, मलेशिया में लगाई है, ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर लगाई है, और किस किस की लगाई है, चाय के बागान की लगाई है, रबड़ के बागान की लगाई है, और गन्ने की और केले की, ठीक है। इसकी तरह से स्पेन और अमेरिका वासियों ने कहाँ पे लगाई है, स्पेन और अमेरिका वासियों ने जैसे फिलीपींस में लगाई है, और फिलीपींस में किसकी लगाई है, नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में किसने लगाई है, हॉलैंड वासियों ने इंडोनेशिया में लगाई है, और किसके, गन्ने की कृषि की। और ब्राज़ील में किसने लगाई है, यूरोप वासियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान लगाए, जिसको हम कहते हैं फेजेंडा। इस प्रकार से ये सभी देश आपको बहुत अच्छे से देखने हैं कि इन सभी देशों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। भाई ये सभी देश कहाँ कहाँ पर आते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखने हैं, ठीक है। आपसे पूछे जा सकता है फ्रांस कहाँ है, स्पेन कहाँ है, ब्रिटेन, हॉलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लंका, ब्राज़ील, तो सभी आपके कौन से क्षेत्र हैं, रोपण कृषि क्षेत्र है। इसके बाद हम जब अपना अगला जो मानचित्र है, अगले मानचित्र पे हम चलते हैं, उसमें हम देखते हैं अगला हमारा बाजार के लिए सब्जी खेती
एवं उद्यान कृषि, इसको हम दूसरे शब्दों में ट्रक कृषि भी कह सकते हैं। भाई ट्रक के माध्यम से सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, ठीक है। ट्रक के माध्यम से जो खेती की जाती है उसको हम क्या कह सकते हैं, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। तो इसमें आपके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप आपका इसमें आता है। नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती, ट्यूलिप के लिए नीदरलैंड प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूलिप का एक प्रकार का पुष्प होता है, एक प्रकार का फूल होता है, उसकी खेती के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो हमें पता होना चाहिए नीदरलैंड। और नीदरलैंड को हम दूसरे शब्दों में हॉलैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, यहाँ पर आपकी क्या होती है, उद्यान कृषि होती है। तो उद्यान कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, भाई ये उत्तर है और ये पूरब है, तो उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये वाला। इसी प्रकार से ये वाला जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, ये वाला आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तो यहाँ पर बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि की जाती है। इसके बाद हम अगर अगला मानचित्र देखें, तो अगला मानचित्र है हमारा डेयरी कृषि क्षेत्र। आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो डेयरी कृषि क्षेत्र है, ये मुख्य इसके डेयरी कृषि के मुख्य 3 क्षेत्र है, 3 प्रमुख क्षेत्र। अब 3 प्रमुख क्षेत्र में सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्र आता है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप आता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कनाडा, यहाँ पर आपका कनाडा है, ठीक है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का आता है। भाई ये जो जगह है वो कौन सी है, तस्मानिया, ये वाली जगह है आपकी तस्मानिया, ये वाली जगह है आपकी न्यूजीलैंड, और ये है आपका दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि डेयरी कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड। ये आपका सबसे बड़ा पहले नंबर का क्षेत्र है, ये आपका दूसरे नंबर का क्षेत्र है, और ये आपका तीसरे नंबर का क्षेत्र है डेयरी कृषि का। इसके बाद हम इसमें अगला मानचित्र लेते हैं। अगले मानचित्र की अगर हम बात करें तो ये है आपका दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग, या हम जिसमें देखें मिश्रित कृषि के क्षेत्र, ठीक है। अब मिश्रित कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मिश्रित कृषि के क्षेत्र जहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता है। मिश्रित कृषि क्या कहलाती है, जहाँ पर कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। और ऐसे क्षेत्र है दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। जितने भी दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग हैं, ये सभी मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं। यूरेशिया के जो भाग है वो मिश्रित कृषि में आते हैं, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, ये आपके सभी किस में आते हैं, मिश्रित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमें इनको ध्यान से देखना है कि आपको मिश्रित कृषि के क्षेत्र बहुत अच्छे से याद रखने हैं, समझने हैं और ध्यान रखना है। इसके बाद में हम इसमें अपना जो अगला मानचित्र है उस पर चलते हैं। अगले मानचित्र में हम देखते हैं सहकारी कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब सहकारी कृषि क्षेत्र क्या है, सहकारी कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सफलता सहकारी कृषि में सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली है वो डेनमार्क को मिली है, ठीक है। डेनमार्क जो जगह इसको सबसे ज़्यादा सफलता मिली है सहकारी कृषि के अंदर, कि जब कृषकों का जो एक समूह है, कृषकों का जो समूह है वो अपनी कृषि से भी अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी स्वेच्छा से कोई सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करता है, तो वो क्या कहलाता है, सहकारी कृषि कहलाता है। मतलब कि एक समूह है कृषकों का, किसानों का एक समूह है जो अपनी कृषि से भी ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, और कृषि से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए वो अपनी इच्छा से
एक सहकारी संस्था बनाता है, ठीक है, और उसमें वो अपना कृषि कार्य करता है, तो वो क्या कहलाती है, सहकारी कृषि कहलाती है। जिसके लिए सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली है वो कहाँ मिली, किसको मिली है, डेनमार्क को मिली है, सबसे अधिक सफलता मिली है। इसके अलावा जो सहकारी कृषि के जो क्षेत्र हैं उसमें आपका नीदरलैंड आ जाता है, ठीक है, ये आपका नीदरलैंड है ये, ठीक है। बेल्जियम भी यहाँ पर, ये आपका बेल्जियम है, इधर ये डेनमार्क है, यहाँ पर ये आपका ऊपर ये स्वीडन है, यहाँ पर ये इधर एक लंबा सा एक देश है लंबवत रूप में, ये आपका इटली है। तो इस प्रकार से आपको इन देशों की स्थिति ध्यान में रखनी है, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम और इटली, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सहकारी कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा सफलता सहकारी कृषि क्षेत्र में किस देश को मिली है, तो वो है डेनमार्क। उसके बाद में अगला हमारा जो आता है वो है सामूहिक कृषि का प्रारंभ। भाई सामूहिक कृषि का जो प्रारंभ है वो कहाँ पर हुआ, सामूहिक कृषि के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो ये है आपका पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ जिसको हम कह सकते हैं रूस, ठीक है, रूस, ये जो आपका पूरा ऊपर वाला ये वाला जो भाग है ये रूस वाला है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ। यहाँ पर सामूहिक कृषि का प्रारंभ हुआ और सामूहिक कृषि को रूस में कोलखोज नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सामूहिक कृषि को रूस या सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कोलखोज नाम दिया गया है सामूहिक कृषि को पूर्व सोवियत संघ में। इसके बाद हम जो हमारा अगला है मानचित्र उसमें चलते हैं, तो वहाँ हम देखेंगे अब सबसे पहले पशुचारण। पशुचारण में अगर हम बात करें सबसे पहले चलवासी पशुचारण के क्षेत्र में, अभी हमारी प्राथमिक क्रियाएं चल रही हैं, तो प्राथमिक क्रिया में हमने भोजन संग्रह की बात करी, कृषि की बात करी, जितनी भी प्रकार की कृषि थी वो सारी कृषि के बारे में हमने अध्ययन किया, उन सभी कृषि के क्षेत्र हमने देखे। अब चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, भाई चलवासी पशुचारण के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये सभी क्षेत्र चलवासी पशुचारण में आते हैं। कौन कौन से, यूरोप एशिया के टुंड्रा प्रदेश। चलवासी पशुचारण क्या होता है, जो एक प्रकार का घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जो प्रवास करते रहते हैं, चल चल कर जो अपना पशुचारण का कार्य करते हैं, वो है चलवासी पशुचारण। और चलवासी पशुचारण कौन कौन से क्षेत्र विशेष में सबसे ज़्यादा है, तो उसमें यूरोप एशिया के टुंड्रा प्रदेश आ जाएंगे, ठीक है, ये आपका एक देश आ जाएगा मंगोलिया, यहाँ पर आपका आ जाएगा तिब्बत, ठीक है, ये आपका आ जाएगा पूरा अरब प्रायद्वीप, ये आपका आ जाएगा मेडागास्कर, यहाँ पर आपका ये है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ये इधर आपकी पूरी आ जाएगी एंडीज पर्वतमाला। तो ये जितने भी आपके देश हैं ये सभी चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। हमें इन सब की स्थिति बहुत अच्छे से देखनी और समझनी है कि मंगोलिया कहाँ है, तिब्बत कहाँ है, मेडागास्कर कहाँ है, एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप कहाँ पर है, और ये सभी चलवासी पशुचारण के क्षेत्र है। इसके बाद में एक आपका अगला जो है वो है वाणिज्य पशुधन पालन। भाई वाणिज्य पशुधन पालन जो व्यापार हेतु किया जाता है, भाई ऐसा पशुचारण या पशुपालन जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, तो वो आपका जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में। चलवासी पशुचारण जो सिर्फ अपने मतलब जीवन निर्वाह हेतु किया जाता है, ठीक है, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन ऐसा जो वाणिज्य या व्यापार के उद्देश्य से किया जाए, जिसमें अगर हम बात करें क्षेत्र विशेष की, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जैसे ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये आपका छोटा सा एक देश दिख रहा है आपको यूरुग्वे, ये आपका पूरा क्षेत्र विशेष है, ये इधर अर्जेंटीना, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। तो ये सभी जो क्षेत्र विशेष है ये वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे,
संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी है वाणिज्य पशुधन पालन के। और हमें इन सब की स्थिति को बहुत ध्यान से देखना है। हमें पता होना चाहिए यूरुग्वे कहाँ पर आता है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर कहाँ पर है, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है। तो ये सभी जगह हमें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में। अब हम अपना जो अगला इसमें देख रहे हैं वो कुछ नदी घाटियों के बारे में देखते हैं कि नदी घाटियों की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ चीन में आपकी हांगो घाटी, अफ्रीका में इधर नील घाटी। तो ये सभी हमें सभ्यताएं कुछ ध्यान में रखनी है। आपसे पूछी जा सकती है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस जगह पर है आपकी, ठीक है। उसके अलावा नील घाटी, सिंधु घाटी, हांगहो घाटी, ये सभी सभ्यताएं आपको बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार देखनी है और समझनी है। इसके बाद हम आगे अपने अगले मानचित्र पे बढ़ेंगे और अगले मानचित्र